हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे लेखपाल का डेली प्रैक्टिस सेट 17। इसके आपको 16 सेट्स पहले मिल चुके हैं, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लें, क्योंकि इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल आपके एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रख के बनाया गया है। इसमें हमने सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ग्राम विकास, डेटा इंटरप्रिटेशन, कंप्यूटर, हिंदी। आपको सबके प्रश्न मिलेंगे जो जो भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। इसके अलावा ये प्रैक्टिस सेट आपको लोअर पीसीएस और लेखपाल के लिए तो ये ही है, और होमगार्ड कांस्टेबल उनके जीएस में भी आपको मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ऐतिहासिक स्रोत से लिया गया है? ऋग्वेद, मुंडोक उपनिषद, भगवत गीता, रामायण या उपयुक्त में से कोई नहीं। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडोक उपनिषद से। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही जीत होती है, और इसको मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। ये भारतीय संस्कृति के नैतिक मूल्य और सत्य के प्रति निष्ठा को प्रदर्शित करता है। इसे स्वाधीनता संग्राम के दौरान लोकप्रिय बनाने में पंडित मदन मोहन मालवीय जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान को प्रदर्शित करने वाला प्रधानमंत्री संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये स्थित है नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री संग्रहालय नई दिल्ली के 3 मूर्ति परिसर में स्थित है, जिसका उद्घाटन अप्रैल 2022 में किया गया था। यह संग्रहालय आधुनिक भारत के निर्माण में सभी पूर्व प्रधानमंत्री के नेतृत्व और ऐतिहासिक योगदान को सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में दर्शाता है। ये भारत के लोकतांत्रिक इतिहास को समझने का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र है। तो अगर आप लोग नहीं गए हैं तो यहाँ पे जा सकते हैं और पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान को देख सकते हैं। प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था में स्त्री धन से क्या तात्पर्य था? विवाह के समय वधू को मिलने वाले उपहार और संपत्ति से, राज द्वारा महिलाओं पर लगाए गए कर से, खेती की भूमि पर महिलाओं के अधिकार से, मंदिरों को दिए जाने वाले दान से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्त्री धन का अर्थ होता है कि विवाह के समय वधू को मिलने वाले उपहार और संपत्ति से। स्त्री धन प्राचीन भारतीय कानून में उस संपत्ति को कहा जाता था जो एक महिला को विवाह के समय उपहार स्वरूप प्राप्त होती थी। इस संपत्ति पर महिला का पूर्ण अधिकार होता था और वो इसे अपनी इच्छा अनुसार उपयोग या हस्तांतरित कर सकती थी। यह प्राचीन भारत में महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिति को भी दर्शाता है। भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत वर्तमान में क्या है? नहरें, कुएं और नलकूप, तालाब, नदियां या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत वर्तमान में नहरें हैं। नहीं, नहरें नहीं है, इसका उत्तर होगा कुएं और नलकूप। ठीक है, भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत वर्तमान में कुएं और नलकूप है। भारत की कुल संचित भूमि का लगभग 60% से ज्यादा हिस्सा कुएं और नलकूप यानी कि ट्यूबवेल्स के अंतर्गत आता है। नहरें दूसरी सबसे बड़ा स्रोत है सिंचाई का, और नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक विस्तार उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में है। दक्षिण भारत में पथरीली भूमि के कारण तालाबों द्वारा सिंचाई की प्रधानता है, और उत्तर प्रदेश में नलकूपों द्वारा सिंचाई का प्रतिशत देश में सबसे ज्यादा है। तो आप ये याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा सिंचाई ओवरऑल अगर इंडिया में देखें तो कुओं और नलकूपों से होती है, इसके बाद नहरों से होती है। लेकिन दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई तालाबों से होती है, और अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई नलकूपों के द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं। भारत में जनगणना के संदर्भ में ग्रामीण से नगरीय प्रवास का मुख्य कारण क्या है? शिक्षा, विवाह, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं या उपयुक्त में से कोई नहीं। ग्रामीण से नगरीय, यहाँ पे बात हो रही है पुरुषों के पलायन की। ठीक है, कि पुरुष जो ग्रामीण से नगरीय प्रवास करते हैं उसका मुख्य कारण क्या होता है? तो उसका मुख्य कारण रोजगार होता है। ग्रामीण से नगरीय प्रवास का प्राथमिक कारण रोजगार के बेहतर अवसरों को ढूंढना है। इसको क्या कहते हैं? ये पुल फैक्टर होता है, खिंचाव होता है। और महिला प्रवास का मुख्य कारण भारत में सामाजिक रूप से विवाह होता है। और आंतरिक प्रवास में ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास का प्रतिशत सबसे ज्यादा होता है, और प्रवास आर्थिक असमानता और क्षेत्रीय विकास के अंतर को भी दर्शाता है। लोग इसीलिए दूसरी जगह जाते हैं क्योंकि जो जहाँ पे वो रहते हैं, जैसे गांव से शहर लोग इसीलिए जाते हैं क्योंकि वहां पे बेहतर रोजगार के, बेहतर शिक्षा के और बेहतर स्वास्थ्य के विकल्प मौजूद होते हैं। अगर उनको ये सारी सुविधाएं गांव में ही मिल जाएं तो वो प्रवास नहीं करेंगे। भारतीय मानक समय की गणना किस देशांतर रेखा के आधार पर की जाती है? भारतीय मानक समय की गणना किस देशांतर रेखा के आधार पर की जाती है? तो यह 82.5 डिग्री पूर्व के आधार पर की जाती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक यमुनोत्तर यानी कि स्टैंडर्ड मेरिडियन माना जाता है। यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर
से होकर गुजरती है, जो कि इलाहाबाद के निकट है। ठीक है, और ये क्या कोई ये बता सकता है कमेंट में कि ये इलाहाबाद से भी कहां से होकर गुजरती हैं? भारतीय मानक समय ग्रीनविच मेरी टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। यह देशांतर रेखा भारत को 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से भी होके गुजरती है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद रखेंगे। कहां कहां से होके गुजरती है ये? 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होके गुजरती है। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। इस व्यवस्था के शीर्ष पर कौन सा निकाय है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति भवन या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो शीर्ष पर है उच्चतम न्यायालय। देखिए यहाँ पे आपके एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रख के क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। तो अभी हमारी यूपी ट्रिपल एससी पीवाईक्यू में पॉलिटी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो आप अगर कोई भी एक टॉपिक कंप्लीट करें, जैसे मान लीजिए अगर आपने पॉलिटी शुरू किया है और पॉलिटी अगर आप पढ़ रहे हैं और उसमें आपने न्यायालय पढ़ा है, तो आप हमारी वीडियोस जो कि यूपी ट्रिपल एससी पीवाईक्यू के नाम से है, उसमें जाके अभी तक के जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम के पॉलिटी के क्वेश्चन आए हैं किसी ना किसी एग्जाम में, उसको कर सकते हैं। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको किस टॉपिक से किस तरीके के प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे, तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका में शीर्ष पर कौन है? उच्चतम न्यायालय। भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली है जहां शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय है और उच्चतम न्यायालय के नीचे मतलब एक हायरार्की होती है, जहां पे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट होता है, इसके बाद फिर हाई कोर्ट होता है और नीचे फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। टॉप पे सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। उच्चतम न्यायालय के नीचे उच्च न्यायालय और उनके अधीन अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति और सेवा शर्तों को सुरक्षित रखा गया है। उच्चतम न्यायालय को संविधान का रक्षक और अंतिम व्याख्याकार माना जाता है और अनुच्छेद 124 के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय का गठन का अनुच्छेद 124 भारत में एक सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान में गणतंत्र, रिपब्लिक की अवधारणा और स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श किस देश से प्रेरित है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, फ्रांस या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये प्रेरित है फ्रांस के संविधान से। गणतंत्र का अर्थ होता है कि देश का प्रमुख निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत। जैसे हमारे यहाँ हमारा जो भारत है वो गणतंत्र है, तो यहाँ पे सर्वोच्च कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, और राष्ट्रपति जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, ना कि वंशानुगत होते हैं। जबकि आप अगर यही कॉन्सेप्ट ब्रिटेन में देखेंगे तो वहां पे वंशानुगत होते हैं, तो वो गणतंत्र नहीं है। आप इस डिफरेंस को याद रखेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। गणतंत्र का अर्थ होता है देश का प्रमुख निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत होगा। और जो ये आदर्श है समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता, ये सब फ्रांस की क्रांति जो कि 1789 में हुई थी वहां से लिए गए हैं और इनको भारत की प्रस्तावना में विशेष स्थान दिया गया है। और जैसा कि अभी आपको बताया कि ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है, भारत में गणतंत्र है, वहां पे राजतंत्र है। ठीक है, और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और कुंजी भी कहा जाता है। भारतीय संविधान अधिनियम 1947 के लागू होने पर निम्नलिखित में से कौन सा पद ब्रिटिश क्राउन के अधीन समाप्त कर दिया गया? भारत सचिव, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लोकपाल या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो पद समाप्त कर दिया गया भारत सचिव का। 1947 के अधिनियम ने भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया और उसकी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के सचिव को स्थानांतरित कर दी। इस अधिनियम ने भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमेनियन की स्थापना करी और इसने ब्रिटिश साम्राट के भारत के सम्राट की उपाधि को भी समाप्त कर दिया। और भारत सचिव का पद पहली बार 1858 के अधिनियम के द्वारा बनाया गया था और 1947 के अधिनियम के बाद गवर्नर जनरल को केवल एक संवैधानिक प्रमुख की भूमिका दी गई। यानी कि भारत सचिव का पद जो है वो समाप्त कर दिया गया था 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। ये आप याद रखेंगे। और इसको बनाया कब गया था? 1858 के अधिनियम के द्वारा। ऑप्टिकल फाइबर संचार में सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए किस मुख्य वैज्ञानिक सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? अपवर्तन और सिलिका, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और सिलिका, विवर्तन और बोरॉन, प्रकीर्णन और क्वार्ट्ज या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका उत्तर क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, परावर्तन और सिलिका। देखिए इस तरीके के जो टॉपिक्स है ना, जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं और आपके एग्जाम के लिए जरूरी होते हैं, तो ऐसे टॉपिक्स हम अपनी 1 क्लास 1 टॉपिक के तहत कवर कर रहे हैं, जिसमें वो सारे मिसलिनियस टॉपिक इंक्लूडेड है जहां से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना होती है। तो आप उनको भी देख सकते हैं। वो क्लासेस हमारी 10 मिनट से भी कम समय की होती हैं, लेकिन वो एक अच्छा एरिया कवर कर लेती हैं आपके एग्जाम के सिलेबस का, तो आप उसको जरूर देखें।
ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें डेटा को प्रकाश तरंगों में भेजा जाता है जिससे सिग्नल की हानि कम होती है। इसका मुख्य भाग उच्च गुणवत्ता वाले सिलिका कांच से बना होता है और भारत में ऑप्टिकल फाइबर का जनक माना जाता है नरेंद्र सिंह कपानी को। और एंडोस्कोपी चिकित्सा पद्धति में शरीर के आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए इसी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो वाईफाई वगैरह हम देखते हैं ये सब भी ये इसी पे काम करता है, ऑप्टिकल फाइबर पे, ठीक है, जो कि बेस्ड होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। और इसकी क्वालिटी हाई करने के लिए इसमें सिलिका कांच का प्रयोग किया जाता है और इसका जनक माना जाता है नरेंद्र सिंह कपानी को। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। कृषि में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाली यूरिया उर्वरक के रासायनिक गुणों और संगठन के बारे में कौन सा विकल्प सही है? तो जो यूरिया होता है वो एक कार्बनिक यौगिक होता है और इसमें 46% नाइट्रोजन होता है। यूरिया प्रथम कार्बनिक यौगिक है जिसे प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 46% होती है जो पौधों को एमाइड के रूप में उपलब्ध होती है। ये जल में अत्यधिक घुलनशील होता है और मृदा स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित माना जाता है। यूरिया का आविष्कार हिलाया राउल ने किया था लेकिन प्रयोगशाला संश्लेषण फेडरिक वुलन ने किया था। वर्तमान में सरकार नीम लेपित यूरिया यानी कि नीम कोटेड यूरिया को बढ़ावा दे रही है ताकि नाइट्रोजन का जो उत्सर्जन है उसको धीमा किया जा सके, ताकि नाइट्रोजन कम उत्सर्जित हो। मानव पाचन तंत्र में अग्नाशय द्वारा स्त्रावित उस प्रमुख एंजाइम का नाम क्या है जो प्रोटीन के पाचन में निर्णायक भूमिका निभाता है? एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? पेप्सिन। इसका उत्तर होगा ट्रिप्सिन। देखिए, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो अग्नाशयी रस का स्त्राव करती है जिसमें ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड और अमीनो एसिड में तोड़ने का काम छोटी आंत में क्षारीय माध्यम में करता है और इसे पूर्ण पाचक रस का हिस्सा माना जाता है क्योंकि इसमें सभी पोषक तत्वों के लिए एंजाइम होते हैं। पेप्सिन एंजाइम आमाशय यानी कि स्टमक में प्रोटीन का पाचन शुरू करता है जबकि ट्रिप्सिन इसको आंत में पूरा करता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अग्नाशय की लैंगरहैंस दीपिकाओं द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी पीवाईक्यूज में ये पूछा गया है कि इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है। तो ये अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीपिकाओं से होता है, बीटा सेल से। सब्जियों के छिलके, फलों के अवशेष और रसोई के अन्य कचरे से जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भस्मीकरण, कंपोस्टिंग, डंपिंग, फिल्टरेशन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो छिलकों के अवशेष और रसोई के अन्य कचरे से जो जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया होती है उसको कंपोस्टिंग कहते हैं। कंपोस्टिंग एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव जैविक कचरे को विघटित करके खाद में परिवर्तित कर देते हैं और ये कचरा प्रबंधन का सबसे पर्यावरण अनुकूल तरीका है जो कि मिट्टी को पोषण भी प्रदान करता है। इसमें क्या करते हैं कि गड्ढों में या विशेष बर्तनों में रख देते हैं, जैसे गड्ढों में करना है तो उसमें गाड़ देते हैं या उसमें रख देते हैं, और या फिर कुछ विशेष बर्तनों में रख देते हैं। और केचुए की सहायता से बनाई गई खाद को क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। शहरी क्षेत्रों में गीले और सूखे कचरे को अलग करना कंपोस्टिंग की पहली सीढ़ी होती है। वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाने वाली सीएनजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, एथीन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या होती है? मीथेन। सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है जो कि लगभग 80 से 90% तक होता है। यह डीजल और पेट्रोल की तुलना में बहुत कम हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करता है और इसको क्लीन फ्यूल या स्वच्छ ईंधन की श्रेणी में रखा जाता है। और एलपीजी में मुख्य रूप से मुख्य गैस कौन सी होती है? तो एलपीजी में मुख्य गैस प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। और दिल्ली जैसे शहरों में सार्वजनिक परिवहन के लिए सीएनजी का उपयोग अनिवार्य किया गया है ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे ज्यादा प्रभावी है? पशुओं की चराई बढ़ाना, वनों की कटाई करना, वृक्षारोपण, समतल भूमि की जुताई कम करना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सॉइल इरोजन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका होता है वृक्षारोपण, क्योंकि जो वृक्षों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांधे रखती हैं। ये देखिए, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से जकड़े रखती हैं जिससे हवा और पानी के बहाव से मिट्टी बहती नहीं है। और वृक्षारोपण से बारिश की बूंदें सीधे जमीन पर नहीं गिरती हैं जिससे कि मृदा की ऊपरी परत जो होती है वो सुरक्षित रहती है। पहाड़ों पे सीढ़ी नुमा खेती भी अपरदन को रोकने में सहायक होती है। और चंबल क्षेत्र की खड्ड भूमि या रेवराइंस जिसको कहते हैं, ये गंभीर मृदा अपरदन का ही परिणाम है।
शेल्टर बेल्ट का उपयोग रेगिस्तानी इलाकों में हवा से होने वाले अपरदन को रोकने के लिए किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, पेड़ों की कतार बना देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत नवीकरणीय नहीं है, अर्थात एक बार उपयोग होने के बाद समाप्त हो जाता है? कौन सा रिन्यूएबल नहीं है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, जल विद्युत या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें कोयला होगा इसका उत्तर। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है जिसके भंडार सीमित है और यह एक गैर नवीकरणीय स्रोत है। बाकी जो सौर, पवन और जल ऊर्जा होती है ये प्रकृति के द्वारा निरंतर ही प्राप्त होती रहती है हमें, तो ये कैसी होती है, नवीकरणीय होती है। कोयले के जलने से कार्बन उत्सर्जन ज्यादा होता है जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक है, और भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है जिसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। ये आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई या जिसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन का प्रत्यक्ष परिणाम वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि के रूप में देखा जाता है? यानी कि अगर आप पेड़ काट देंगे तो कौन सी गैस की वृद्धि हो जाएगी? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कौन सी गैसों में वृद्धि होगी? कार्बन डाइऑक्साइड में। और कार्बन डाइऑक्साइड फिर ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को बढ़ाता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जब पेड़ काटे जाते हैं तो वायुमंडल से CO2 सोखने की प्रक्रिया कम हो जाती है जिससे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का जो सांद्रण है वो बढ़ने लगता है। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है, और जो कि हमारे पृथ्वी के लिए हानिकारक है। प्रतिवर्ष 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि प्रतिवर्ष कब विश्व वन दिवस मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। चिपको आंदोलन वनों को बचाने के लिए भारत में शुरू किया गया एक प्रमुख पर्यावरण आंदोलन था। आ और आ का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से क्या है? कंठ, मूर्धा, तालु, दंतोष्ठ या उपयुक्त में से कोई नहीं? देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि जो भी वर्ण लिखे गए हैं आप उनका उच्चारण स्वयं करके देखें। जैसे कि आ और आ, तो इसका उच्चारण करते समय कहाँ पे ज्यादा फोर्स पड़ रहा है? तो ये पड़ा है कंठ पे, ठीक है। देखिए, गले के भीतर के भाग से उच्चारित होने वाली ध्वनियां कंठ कहलाती हैं और आ स्वर कंठ ध्वनियों के अंतर्गत ही आते हैं। और इसमें जो का वर्ग के शब्द वर्ण होते हैं जैसे कि का, ख, ग, घ, ड़, ये सब भी, इनका उच्चारण भी कंठ से ही होता है। हा व्यंजन और विसर्ग का स्थान भी कंठ से ही माना जाता है। ई और ई का उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा, तालु, कंठ, दंत या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ई और ई का उच्चारण तालु से होता है। मुख के भीतरी, जो मुख के अंदर का भीतर की ऊपरी छत का जो पिछला भाग होता है उसको तालु कहते हैं। ई और ई के उच्चारण में जीभ तालु के करीब आ जाती है, अतः ये तालव्य ध्वनि है। और कौन कौन सी तालव्य वर्ण होते हैं? जो चा वर्ग वाले होते हैं, जैसे चा, छा, जा, झा, या, ठीक है। इसके अलावा या और शा, तालव्य शा, इसका उच्चारण भी तालु से ही होता है। ना, रा, ला ध्वनियों के उच्चारण के आधार पर किस विशेष श्रेणी में इनको रखा जाता है? ना, रा और ला, दंत्य, वत्स्य, कंठ, तालव्य, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ना, रा, ला की जो ध्वनियां होती हैं इनको वत्स्य कैटेगरी में रखा जाता है। देखिए, मसूड़ों को संस्कृत में वत्स्र कहते हैं और यहाँ से उच्चारित होने वाली ध्वनियां वतस्र कहलाती हैं। अब इसमें ना, रा, ला और सा का उच्चारण दंत मूल यानी कि मसूड़ा ही होता है और इन्हें दंत ध्वनियों के निकट माना जाता है, लेकिन आधुनिक वर्गीकरण में वत्स श्रेणियां भी दी गई हैं। और एक फैक्ट आप ये याद रख सकते हैं कि जो वत्स ध्वनियां होती हैं उनको दंत मूल ध्वनियां भी कहा जाता है। ए और ए के उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? कंठ तालव्य, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, मूर्धन या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका उत्तर क्या होगा? कंठ तालव्य। ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। कुछ वर्णों का उच्चारण दो स्थानों की सहायता से होता है। ए का निर्माण आ और ई का तालु के योग से होता है, इसलिए इसका स्थान कंठ तालव्य होता है। ए भी इसी श्रेणी का ही वर्ण होता है। और संयुक्त स्वरों के उच्चारण में मुख के दोनों अंगों का प्रयोग अनिवार्य होता है। इन्हें संधि स्वर के रूप में भी जाना जाता है। वा व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, मूर्धन, तालव्य, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो वा व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोष्ठ।
जिन ध्वनियों के उच्चारण में ऊपर के दांत और नीचे के होठ आपस में मिलते हैं उनको दंतोष्ठ कहते हैं। देखिए दंत प्लस ओष्ठ, वह हिंदी वर्णमाला का एकमात्र दंतोष्ठ ध्वनि है। आगे चलते हैं। दिसंबर 2025 तक उत्तर प्रदेश के किस शहर में ब्रह्मोस मिसाइल की अगली पीढ़ी के विनिर्माण केंद्र ने अपना परीक्षण सफलतापूर्वक कर दिया है? झांसी, कानपुर, लखनऊ, आगरा या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका उत्तर क्या होगा? लखनऊ। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के लखनऊ नोड के तहत सरोजनी नगर में स्थापित ब्रह्मोस एरोस्पेस विनिर्माण केंद्र ने दिसंबर 2025 में ट्रायल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 18 से 100 ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइलों का उत्पाद करने का लक्ष्य रखा गया है। यह केंद्र डीआरडीओ और रूस के एनपीओएम के बीच एक संयुक्त उद्यम का हिस्सा है और उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारे के 6 नोड्स हैं: लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट। ये आप याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारे के 6 नोड्स हैं। कौन कौन से? लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट। और ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। अक्टूबर 2025 में केंद्र सरकार द्वारा पीएम प्रणाम योजना के तहत जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार राज्यों को दी जाने वाली 50% सब्सिडी बचत की राशि का उपयोग किस कार्य के लिए अनिवार्य किया गया है? ऑप्शन पढ़िए एक बार आप इसके। यह अनिवार्य किया गया है पंचायत स्तर पर गोवर्धन संयंत्रों की स्थापना और वैकल्पिक उर्वरक अवसंरचना निर्माण हेतु। यह है क्या? पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य रासायनिक उर्वरक विशेषकर यूरिया के उपयोग को कम करना है और वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ाना है। सब्सिडी में होने वाली कुल बचत का 50% हिस्सा राज्य को प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है। इस प्रोत्साहन राशि का प्रयोग अनिवार्य रूप से वैकल्पिक उर्वरक उत्पादन इकाइयों और जैविक कृषियों को बढ़ावा देने वाली परिसंपत्तियों के निर्माण में किया जाएगा। योजना का पूरा नाम क्या है? पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमोलिरेशन ऑफ मदर अर्थ। यह योजना सीधे तौर पर कृषि लागत कम करके किसानों की आय बढ़ाने और मृदा स्वास्थ्य को सुधारने पर केंद्रित है। नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश विशेष निवेश क्षेत्र यूपीएसआईआर अधिनियम के तहत राज्य के किस संभाग को पहले महानिवेश क्षेत्र यानी कि मेगा इन्वेस्टमेंट रीजन के रूप में विकसित करने की आधिकारिक घोषणा की गई है? बुंदेलखंड, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, ब्रज क्षेत्र या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें क्या होगा? बुंदेलखंड, झांसी नोड। नवंबर 2025 में यूपी सरकार ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा के अंतर्गत झांसी को राज्य का पहला विशेष निवेश क्षेत्र घोषित किया है। इसका उद्देश्य नोएडा की तर्ज पर 33,000 एकड़ भूमि पर एक नया औद्योगिक शहर बसाना है। यह अधिनियम निवेश को आकर्षित करने के लिए एकल खिड़की मंजूरी और विशेष कराधान लाभ प्रदान भी करेगा। और बीडा का गठन उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के तहत किया गया है। यह क्षेत्र डिफेंस कॉरिडोर के झांसी नोड के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2025 में कुआलालंपुर में आयोजित आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने आसियान भारत डिजिटल भविष्य कोष आसियान इंडिया फंड फॉर डिजिटल फ्यूचर के लिए कितनी अतिरिक्त प्रारंभिक राशि की घोषणा की है? 5 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन, 25 मिलियन या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका उत्तर क्या होगा? 10 मिलियन। भारत ने डिजिटल कनेक्टिविटी और साइबर सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन के अतिरिक्त योगदान की प्रतिबद्धता जताई है। यह कोष विशेष रूप से सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना डीपीआई जैसे आधार और यूपीआई के आसियान देशों में विस्तार पर केंद्रित है। शिखर सम्मेलन में आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता, जिसको AITIGA की भी कहते हैं, इसकी समीक्षा पर तेजी लाने पर भी सहमति बनी है। और वर्ष 2025 भारत आसियान व्यापक रणनीति साझेदारी का तीसरा वर्ष था। और आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये याद रखेंगे। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। नीति आयोग द्वारा समर्थित मेथनॉल इकोनॉमी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? चीनी उद्योगों को बढ़ावा देना, भारत के तेल आयात बिल को कम करना और प्रदूषण घटाना, पीने के पानी को शुद्ध करना, रसायन उद्योग का पूर्ण निजीकरण या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका उत्तर क्या होगा? भारत के तेल आयात बिल को कम करना और प्रदूषण घटाना। नीति आयोग ने एक मेथनॉल इकोनॉमी रोडमैप तैयार किया है ताकि पेट्रोल डीजल में मेथनॉल सम्मिश्रण को बढ़ावा दिया जा सके। मेथनॉल को कोयले, बायोमास और प्राकृतिक गैस से प्राप्त किया जा सकता है। यह कार्बन उत्सर्जन को काफी हद तक कम करने में सहायक भी है।
और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। नीति आयोग इसके लिए एक समर्पित मेथनॉल इकोनॉमी संचालन समिति का संचालन भी करता है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए स्टेट सपोर्ट मिशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका प्राथमिक लक्ष्य है राज्य स्तरीय नियोजन और संस्थागत क्षमता का सुदृढ़ीकरण। इस मिशन का उद्देश्य राज्यों को अपनी आर्थिक रणनीति बनाने और राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ समन्वय करने में मदद करना है, या राज्यों के योजना बोर्ड को सशक्त बनाने पर केंद्रित है, और ये सहकारी संघवाद को धरातल पर उतारने की एक पहल भी है। इसके तहत नीति आयोग राज्यों को तकनीकी सहायता और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में भी मदद करता है, या राज्यों को अपने स्वयं के राज्य नीति आयोग बनाने के लिए प्रेरित भी करता है। अब इसमें जैसे एक एक्स्ट्रा फैक्ट है कि नीति आयोग कब बना था और इसका हेड कौन होता है और इसने किसका स्थान लिया है, ये फैक्ट भी आप साथ में तैयार करते चलेंगे, क्योंकि इनसे भी प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है। आर्थिक नियोजन के संदर्भ में समावेशी विकास इंक्लूसिव ग्रोथ की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो समावेशी विकास का अर्थ होता है कि विकास के लाभों को समाज के सभी वर्गों विशेषकर वंचितों तक पहुंचाना। समावेशी विकास का अर्थ है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी हो और उसका लाभ सब तक पहुंचे। इसमें गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच शामिल है। नीति आयोग ने अपनी रणनीति में सबका साथ सबका विकास के माध्यम से इसको प्राप्त करने पे बल दिया है, और समावेशी विकास की अवधारणा को 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रमुखता दी गई है। इसके प्रमुख स्तंभों में कृषि विकास और ग्रामीण विकास भी शामिल है। ठीक है, अब इसके आगे के क्वेश्चन खुशबू में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अपनी तैयारी को कर रहे होंगे और हमारी जो ये डेली प्रैक्टिस सेट है उसे देख रहे होंगे, और इसमें वो सारे क्वेश्चन कवर किए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इन्हें देखें। जैसे कि हमने बात भी की है कि लेखपाल में आप अपने सिलेक्शन को श्योर कैसे कर सकते हैं, उसकी एक क्लास हमने डाली है 85 प्लस मार्क्स स्कोर कैसे करेंगे, तो वो आप देखें, जिससे आपको समझ में आएगा कि हम कैसे स्कोर्स कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना है तो रीड, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, और तीसरा स्टेप आप देखेंगे तो वो है रिवीजन का। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपने हिस्ट्री उठाई, आपने एंशिएंट पढ़ना शुरू किया, तो आपने हड़प्पा पढ़ा, उसके बाद आपने वैदिक एज पढ़ा, फिर आपने गुप्त काल पढ़ा। तो आप जब भी कुछ पढ़ें कोई भी टॉपिक, तो उस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 50 to 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। और ये प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे? ये प्रैक्टिस आप सबसे पहले करेंगे PYQ से, क्योंकि PYQ UPSSC आयोग के हों या UP PCS आयोग के हों या उत्तर प्रदेश के जो भी एग्जाम होते हैं उनके हों, वो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको ये समझ में आएगा कि आपको क्वेश्चन किस तरह के उस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो इसलिए आप ये चीज़ देखें, ठीक, जिसमें आप देख सकते हैं PYQ में आप क्या देखेंगे? UPSSC आयोग के PYQ और UP PCS आयोग के ये, और यूपी के जितने भी अदर एग्जाम होते हैं, जैसे मान लीजिए जो पुलिस का एग्जाम होता है तो वो आयोग जो अपना एग्जाम करवाता है, तो वो आपको ध्यान देना है। फिर इसके बाद हमने प्रैक्टिस कर ली उन टॉपिक्स पे, और ये प्रैक्टिस भी उसी का ही एक तरीका है। आप हमारे साथ प्रैक्टिस करें, हर वो टॉपिक यहाँ पर कवर किए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये क्लासेस भी आप देखें, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, 3 चीज़ें अगर ये आप अपने माइंड में रखेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। सबसे पहले हमने किसी भी टॉपिक को पढ़ लिया, आप इसको ऐसे याद रख लीजिए, रीड, प्रैक्टिस और रिवीजन। ठीक है, ये रिवीजन, ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है, और इसमें आप प्रैक्टिस करिए खुद से, और हमारे साथ हम PYQs करा रहे हैं UPSSC आयोग के। अभी आपको पॉलिटी, ग्राम विकास और फिर धीरे धीरे UP स्पेशल हिस्ट्री, हर सब्जेक्ट के PYQ मिलेंगे, तो वो क्लासेस भी आप देखिए। और उसके बाद सैटरडे संडे 2 दिन अपने लिए निकालिए, जिसमें आप पिछले 5 दिनों में आपने जितना भी पढ़ा है आप उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ये हमारा ग्राम विकास का क्वेश्चन है। हमने देखा कि 5 मार्क्स जो हैं आपके ग्राम विकास के हैं, तो हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए, हमारे प्रैक्टिस में सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? ग्रामीण विकास की प्रभावशीलता मापने के लिए, ठीक है, प्रभावशीलता मापने के लिए जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स,
के 3 घटक कौन से हैं? तो ये आपको बताना है कि ग्रामीण विकास की प्रभावशीलता हमें मापनी है, तो हम जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक से उसको मापेंगे। और इस सूचकांक के अंदर 3 घटक हैं, तो वो 3 घटक कौन से हैं? तो वो 3 घटक जो हैं वो शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा और साक्षरता है। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बनता है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप जरूर तैयार करें। फिर देखिए इसमें क्या है, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स केवल आर्थिक वृद्धि नहीं, सामाजिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें 1 से लेकर 100 तक स्कोर दिए जाते हैं। अगर मान लीजिए किसी को 100 स्कोर दे दिया गया तो वो सर्वोत्तम स्थिति को दर्शाता है। फिर ग्रामीण विकास में यह सूचकांक बुनियादी मानवीय जरूरतों की पूर्ति का आकलन करता है। ठीक, देखिए ग्रोथ, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो उसका ये मतलब नहीं है कि डेवलपमेंट भी हो रहा है। विकास और वृद्धि, इसमें डिफरेंस है। अगर आप वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि में हम जो भी पैरामीटर्स हैं उनको फिजिकल क्वांटिटी में नापते हैं, पर विकास में हम शारीरिक, मानसिक, वैचारिक, ठीक है, व्यवहारिक, हर तरह के विकास की बात करते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें सूचकांक का विकास मॉरिस डी मॉरिस ने 1970 के दशक में किया था। इसके बाद मानव विकास सूचकांक, जिसको हम पढ़ते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये इंडेक्स हर साल निकाला जाता है और इस पे रैंकिंग होती है, हर कंट्री को रैंक दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसी पे बेस्ड है, PQLI से ही ये कॉन्सेप्ट ड्राइव किया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण समाज में जजमानी व्यवस्था का पारंपरिक रूप से किस प्रकार के आदान प्रदान पर आधारित है? ठीक है, जजमानी व्यवस्था जो है वो परंपरागत व्यवस्था है जो आदान प्रदान के किस रूप पर आधारित है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें आंसर हो जाएगा सेवाओं और वस्तुओं का पारस्परिक विनियमन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या हो रहा था, यह एक पारंपरिक अंतरजातीय संबंध था जहां एक जाति कमीन और दूसरी जाति जो थी वो जजमान होती थी और वो उनकी सेवा करते थे। तो सेवा के बदले में, सेवा जो देते थे उसके बदले में उन्हें अनाज और अन्य वस्तुएं दी जाती थी, तो ये आदान प्रदान होता था। तो यह व्यवस्था ग्रामीण आत्मनिर्भरता और सामाजिक एकीकरण का एक प्राचीन साधन थी। पर अब जैसे जैसे समय बदल गया है, आधुनिकीकरण में हम आ गए हैं, तो हमें ये व्यवस्था नहीं दिखती है अब। लेकिन देखिए इसमें आपको ये नाम याद करना है, विलियम वाइजर। और विलियम वाइजर ने एक बुक लिखी थी, द हिंदू जजमानी सिस्टम। ठीक है, और इसमें एक्सप्लेन किया था इसको। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, द हिंदू जजमानी सिस्टम पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप उसमें नाम याद रखेंगे, विलियम वाइजर का। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राम विकास की अवधारणा के अंतर्गत ई ग्राम स्वराज, ये एक पोर्टल है, पोर्टल। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो ये कोई पोर्टल बनाया गया, तो पोर्टल बनाने का कोई रीजन भी होगा। तो उसका रीजन ये है कि ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं की योजना, निगरानी और लेखांकन को डिजिटल बनाना। अब सब कुछ डिजिटली अवेलेबल रहे, आप कहीं भी बैठकर ये देख सकते हैं कि ये स्कीम इस गांव में चल रही है, कहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा चुका है, कितने को अभी यूज करना है, कितना और बाकी है, ये सारी डिटेल हमें डिजिटल रूप से मिल जाती है। तो उसके लिए हमने ये एक पोर्टल बनाया है सरकार ने, ई ग्राम स्वराज। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें यह ग्राम पंचायत विकास योजना के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए एक एकल मंच प्रदान करता है। यह पोर्टल रिपोर्टिंग और कार्य आधारित लेखांकन सुव्यवस्थित करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसे 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था। देखिए इसमें आपको ये एक और फैक्ट मिल गया है कि जो 24 अप्रैल है वो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यह पोर्टल न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, ये कॉन्सेप्ट है, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, ये कॉन्सेप्ट पे काम करती है। ठीक है, न्यूनतम सरकार होनी चाहिए और अधिकतम शासन होना चाहिए, इसकी दिशा को साकार करने का प्रयत्न करती है। अब देखिए स्वच्छ भारत मिशन, ये हम पढ़ते हैं, ग्रामीण के दूसरे चरण का प्राथमिक लक्ष्य क्या था, ये आपको बताने को पूछ सकता है एग्जाम में। तो इसका लक्ष्य था गांव को ODF प्लस स्थिति की ओर ले जाना, जो कि अब पूर्ण हो चुका है और ये टाइम 2020-21 से लेकर 2024-25 तक था। तो इसमें आप देखेंगे कि जो धूसर जल प्रबंधन था, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, इसको करना था, प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन करना था। ODF प्लस का अर्थ है कि गांव खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखे और ठोस और तरल अपशिष्ट, देखिए ODF अगर लिखा है तो खुले में शौच से मुक्त होना है, ODF प्लस लिखा है तो ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन को भी सुनिश्चित करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें जो ग्रे वाटर मैनेजमेंट था ये भी करना था, प्लास्टिक
जो कच वेस्ट था उसको भी मैनेज करना था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो सेकंड फेज था वो 2020-21 से लेकर 24-25 तक चला। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जल शक्ति मंत्रालय के अधीन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि ये जो मिशन है या कोई भी योजना है, कोई भी स्कीम है, कोई भी प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट चला रही है, तो उसकी एक नोडल एजेंसी होती है। तो वो नोडल एजेंसी कौन सी होती है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है। और एक गोवर्धन इसी में चलता है, गैल्वेनाइजेशन ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स योजना इसी का अभिन्न अंग है, जिसको हम गोवर्धन योजना कहते हैं, ठीक। तो ये आप ध्यान रखिएगा। वाला क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको पता भी होगा, और ये नहीं पता है तो याद कर लीजिए, लखीमपुर खीरी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला भारत का ऊर्जा राजधानी कहलाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए, सोनभद्र है। और इसका कारण ये है कि वहां पर बहुत सारे जल विद्युत संयंत्र बनाए हुए हैं, जिससे बहुत जो सोनभद्र के आसपास के जो स्टेट हैं, जैसे आपको पता है कि सोनभद्र एक ऐसा स्टेट है, जो एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो 4 स्टेट से मिलता है, एमपी लगता है, छत्तीसगढ़ लगता है, झारखंड लगता है और बिहार, तो इनसे मिलता है, तो इन सबको बिजली देता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, ऊर्जा की राजधानी कहते हैं। वहां पे संयंत्र लगे हुए हैं बहुत सारे। अब फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम जनसंख्या के आधार पर कौन सा है, तो वो कानपुर है, ठीक, ये आप याद कर लेंगे। फिर ताजमहल का वास्तुकार कौन सा, ताजमहल से भी क्वेश्चन आते हैं, ताजमहल कहाँ है, आगरा में। वास्तुकार कौन थे, तो वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी, इनका नाम याद कर लीजिएगा। फिर जनगणना 2011, जनगणना का जो टॉपिक है वन टॉपिक वन क्लास में कवर किया जा चुका है, उसमें उत्तर प्रदेश की वो महत्वपूर्ण डेटा पढ़ाए जा चुके हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं, तो वहां से वो आप देख लीजिएगा। और यहाँ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ देखिए, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी है, तो जनसंख्या घनत्व अगर आप देखेंगे तो 829, ये आपको ध्यान देना है। उत्तर भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ये आपका होमवर्क है कि भारत का 2011 के सेंसस के अनुसार जन घनत्व कितना है, तो ये आपको बताना है। फिर हम आते हैं अगला जनसंख्या क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, तो अगर आप देखेंगे तो ये है 67.72, तो ये हो जाएगी साक्षरता दर। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। अब इसमें आपको मेल और फीमेल बतानी है। वन टॉपिक वन क्लास हमारी देखिए और उससे अपनी जनसंख्या का टॉपिक तैयार करिए और यहाँ पर आंसर कमेंट करिए, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष। देखिए, जब लिंगानुपात निकालते हैं तो उसे हम बोलते हैं सेक्स रेशियो, ठीक है। और ये जो सेक्स रेशियो होता है, ये पर हर 1000 जो मेल हैं उसमें कितनी महिलाएं हैं, तो अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो 912, ठीक, महिलाओं की संख्या कम है अगर हम 1000 से कंपेयर करें। तो भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे अच्छा लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो है, तो वो उसमें जो महिलाओं की संख्या है वो पुरुषों की संख्या से ज्यादा है। तो आप वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो कौन सा स्टेट है, उस स्टेट का नाम आपको बताना है। अब देखिए, अब हम आ गए अपने कंप्यूटर के सेक्शन में। हमने इसके पहले भी ये बात की है और आज भी आपको एक्सप्लेन करते हैं कि कंप्यूटर 15 अंक का आपको मिलना है एग्जाम में, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करें। कंप्यूटर के हर टॉपिक, जैसे इस समय आप देख रहे होंगे, हमने एक टॉपिक आपको पढ़ाया था कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर के इतिहास से क्वेश्चन उठाए गए हैं। ये क्वेश्चन जो हिस्ट्री का चैप्टर है उससे ही लिए गए। तो पहले आपने चैप्टर पढ़ लिया, हमने बात करी कि पहले अच्छे से चैप्टर पढ़िए, फिर उसको प्रैक्टिस करिए, फिर उसको रिवाइज करिए। तो प्रैक्टिस आप हमारे साथ करते जाइए, ठीक। तो हर रोज 5 क्वेश्चन रहते हैं और अभी कंप्यूटर की हिस्ट्री से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। व्यवसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया दुनिया का पहला कंप्यूटर यूनिवैक 1 किस पीढ़ी से संबंधित है, तो ये हम पढ़ चुके हैं अपनी क्लास में, ये प्रथम पीढ़ी से संबंधित है। और प्रथम पीढ़ी में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे क्या यूज होता है, यहाँ पे यूज होती है वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें आप देखेंगे तो वैक्यूम ट्यूब यूज होती है। 1951 में अमेरिका जनगणना ब्यूरो के लिए दिया गया पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। ये क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछ लेता है। इसे जे एकर्ट और जॉन मैचली द्वारा विकसित किया गया था। इनका भी नाम एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें इनपुट के रूप में मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। अब देखिए, ये एक क्वेश्चन है पर यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। तो ये क्लास को पढ़ने का ये फायदा है आपको कि एक आप यहाँ पे सिर्फ 50 क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, 50 क्वेश्चन से आप मान के चलिए कि लगभग 100 से 120 क्वेश्चन आप यहाँ तैयार कर रहे हैं,
ठीक है, अब हम देखते हैं 1617 में जॉन नेपियर द्वारा विकसित नेपियर बोन्स गणना उपकरण गणित के किस विशिष्ट सिद्धांत पर आधारित है जिसे जटिल गुणा और भाग करना सरल बना दिया। तो ये जॉन, अब देखिए यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मिल गया कि जॉन नेपियर ने नेपियर बोन्स बनाए, ठीक है, और ये 1617 में बनाया गया था। अब ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये है लघु गणक, जिसे हम लॉगरिथमिक कहते हैं, लॉग स्केल। तो लॉगरिथमिक में जटिल गुणा भाग हो सकते हैं, जिसका उपयोग नेपियर बोन्स ने किया था, ठीक है, ये जिसको हम बोलते हैं लॉगरिथमिक, ये आप ध्यान रखिएगा। यह उपकरण हाथी दांत की छड़ों, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनता है, से बना है जिस पर अंक खुदे रहते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से गुणन, विभाजन और वर्गमूल निकालने के लिए किया जाता है, ये क्योंकि ये जटिल गणनाएं हुआ करती हैं। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, विलियम ऑर्ट्रेड द्वारा 1622 में आविष्कृत स्लाइम रूल किस श्रेणी के कंप्यूटर का पूर्वज माना जाता है। तो कल हमने स्लाइड रूल की बात की थी, ये स्लाइड रूल है, ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा, स्लाइड रूल, ठीक। ये किस श्रेणी के कंप्यूटर का पूर्वज है, तो ये एनालॉग। इसमें कल हमने एनालॉग कंप्यूटर का एक क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें हमने स्लाइड रूल की बात की थी, तो आप देखेंगे तो ये एनालॉग कंप्यूटर, क्योंकि ये एनालॉग कंप्यूटर का ही एक टाइप हुआ करता था। स्लाइड रूल एक एनालॉग गणना उपकरण है जो लघु गणनीय पैमाने लॉगरिथमिक स्केल पर आधारित होता है। इसका उपयोग 1970 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर आने तक वैज्ञानिक और इंजीनियर द्वारा किया जाता था। अब देखिए 1970 में जब इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर आ गया तो हम उसको यूज करने लगे, उसके पहले हम इसको यूज करते थे। यह भौतिक मात्राएं जैसे कि लंबाई पर आधारित गणना करता था और एनालॉग कंप्यूटर का मुख्य विशेषता यही है। तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि एनालॉग कंप्यूटर का पूर्वज अगर बोला जाए तो जो स्लाइड रूल है वो एनालॉग कंप्यूटर का ही टाइप है और वो उसका पूर्वज भी माना जाता है, ठीक। अब अगला देखिए, 1930 के दशक में वैनेवर बुश थे, उनके द्वारा MIT में एक डिफरेंशियल एनालाइजर की प्राथमिक कार्य क्षमता क्या थी। तो डिफरेंशियल एनालाइजर किसने बनाया, ये नाम आपको यहां से याद करना है। जो वैनेवर बुश हैं, इन्होंने MIT में डिफरेंशियल एनालाइजर बनाया। अब डिफरेंशियल एनालाइजर की जो प्राथमिक कार्य क्षमता है वो क्या थी, तो जब आप देखेंगे तो यहां पर देखिए जटिल अवकल समीकरण, जिसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करना, ये था। तो आप ये ध्यान रखेंगे, डिफरेंशियल एनालाइजर एक बड़े पैमाने का मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर था। इसे विशेष रूप से इंजीनियरिंग और भौतिकी में आने वाले डिफरेंशियल समीकरण को हल करने के लिए बनाया गया था। इसमें गणना के लिए पहिए और डिस्क का उपयोग किया जाता था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये नाम याद रखिएगा जो डिफरेंशियल एनालाइजर का है, ठीक। ये नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है, किसने इसको बनाया था ये महत्वपूर्ण है, कब ये बना था ये महत्वपूर्ण है, और ये किस कार्य क्षमता पे काम करता है। तो ये जटिल अवकल समीकरण, जिसको हम डिफरेंशियल, देखिए यहाँ पर डिफरेंशियल एनालाइजर लिखा है, यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है, इससे आप इसको समझ सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन, जब आपने ग्रेजुएशन अगर मैथमेटिक्स से किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप देखते होंगे जब 11th और 12th में आप पढ़ते हैं तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारे टॉपिक हम पढ़ते हैं और इसको जाके हम और डिटेल में पढ़ते हैं। तो जो बच्चे PhD करते हैं मैथमेटिक्स में तो इन सब की बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हुआ करते थे, तो उनको सॉल्व करने के लिए ये बनाया गया था, ठीक है। तो आप ये ध्यान देंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इतिहास में यह प्रथम विश्व युद्ध, देखिए अब एनालाइजर जो डिफरेंशियल एनालाइजर है उसका क्या काम हो, यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटिंग मशीन थी। इसके बाद डिजिटल कंप्यूटर के लिए जटिल एल्गोरिदम की नींव रखी गई, तो इसी के बाद में डिजिटल कंप्यूटर में एल्गोरिदम की नींव रखी गई, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर इतिहास में किस मशीन को विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर होने का गौरव प्राप्त है, जिसने 21 जून 1948 को अपना पहला सफल प्रोग्राम चलाया था। ये आपको याद करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला सफल प्रोग्राम चलाने वाला कौन सी मशीन थी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, मतलब प्रोग्राम तो बनाया ही गया, उसको स्टोर भी किया गया, ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो इसका आंसर था मैनचेस्टर्स बेबी, SSEM, ये आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें है जो मैनचेस्टर्स बेबी है, ये दुनिया का पहला मशीन था जिसने प्रोग्राम और डेटा दोनों को रैम में स्टोर किया।
इसके पहले स्टोरेज नहीं होती थी, पहले प्रोग्राम बनने लगे थे। जैसे हमने पहला प्रोग्रामर लेडी एडा लवलेस को पढ़ा था, ठीक है, वो एनालिटिकल इंजन में उन्होंने चार्ल्स बेबेज के साथ काम किया था और प्रोग्राम बनाया था। पर पहला स्टोर्ड प्रोग्राम, रैम का यूज करना, उसमें प्रोग्राम को स्टोर करना, वो मैनचेस्टर बेबी है, ठीक। तो इसे याद रखेंगे आप। इसे फेडरिक विलियम्स और टॉम किल्बर्न द्वारा मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में विकसित किया गया था। इन दोनों का नाम भी याद कर लीजिएगा। इसने यह सिद्धांत किया कि यह सिद्ध किया कि कंप्यूटर में मेमोरी में प्रोग्राम को स्टोर करना संभव है, ये पॉसिबिलिटी है। पहले ये माना जाता था कि प्रोग्राम स्टोर नहीं हो सकता, रन करा सकते हैं हम पर स्टोर करके नहीं रख सकते, पर इसमें हमने स्टोर कर दिया, इन्होंने स्टोर कर दिया, वैज्ञानिकों ने, फेडरिक विलियम्स और टॉम किल्बर्न ने। इसमें डेटा स्टोरेज के लिए विलियम ट्यूब्स, अब उनका नाम फेडरिक विलियम था तो उन्होंने विलियम ट्यूब रख दिया इसका नाम। इसकी सफलता के बाद मैनचेस्टर मार्क 1, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, मार्क 1 कंप्यूटर किससे संबंधित है, तो ये क्वेश्चन आता है, ठीक। अब हम आ गए अपने डीआई के टॉपिक पे। जैसे कि हमने आपसे बात करी है, और अगर आपको नहीं पता है तो आप लेखपाल का सिलेबस देखेंगे तो इस बार सिलेबस चेंज किया गया है और नए सिलेबस में आपको 10 क्वेश्चन जो हैं वो डेटा इंटरप्रिटेशन से मिलने, मैथ्स के और कोई टॉपिक नहीं आने, फिर डीआई आनी है। तो डीआई में हम अपनी क्लासेस कर रहे हैं जिसमें हमने जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कवर कर लिए हैं। अब हम प्रश्नों के माध्यम से अपनी प्रैक्टिस को कर रहे हैं, तो आप वो प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि मैथ्स को समझने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, या टाइम बहुत लग जाएगा। तो टाइम सेव करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, ये ग्राफ है जिसमें वार्षिक आय विवरण 7,20,000 दिया हुआ है, एक घर का खाना, किराया, शिक्षा, और ये बचत है, ये मिश्रित है, ठीक। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर आप मिश्रित देखेंगे तो 10 है, अगर खाना देखेंगे तो 30, इसको आप देख लीजिए 30, और अगर आप शिक्षा देखेंगे तो 15, और ये किराया है, और अगर आप 25% देखेंगे तो ये बचत हो रही है, ठीक है। ये डेटा बहुत जरूरी है समझना, एनालाइज करना। अब इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं। यदि कुल आय 7,20,000 की जगह 9,60,000 हो जाए तो शिक्षा पर खर्च कितना होगा, ठीक। अब क्या हो रहा है कि जो एजुकेशन पे कितना एक्सपेंस हुआ ये बताना है, पर हमारा जो कमाई था वो बदल गया है। जो आय थी वो अब कितनी हो गई, 7,20,000 से 9,60,000। तो जब आप 9,60,000 कमाने लगे तो आपको शिक्षा पे कितना खर्च करना है। अगर हम शिक्षा पर देखेंगे तो शिक्षा पर अगर आप देखेंगे तो आपका 15% खर्च हो रहा है। तो शिक्षा पर 15% खर्च हो रहा है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 0 15 छक्का 90, 0 आ गए, 15 नवैया 135, और 35 में हमें जोड़ना पड़ेगा 9, ये आपका आ जाएगा, देखिए 1,44,000, ठीक है। ये आ गया 1,44,000। 15 छक्का 90, 90 के आप 0 लिख देंगे, और हासिल आ गया आपका 9, और 15 नवैया 135, 35 में 9 जोड़ा तो 144, ये आपका आ गया 1,44,000, ठीक है। ये इसमें आंसर है, ठीक है। फिर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि बचत निवेश को 5% बढ़ाकर 30% कर दिया जाए तो बचत की राशि कितनी हो जाएगी। देखिए, बचत या निवेश को 5% बढ़ाकर 30% कर दिया जाए, बचत कितनी हो रही थी, बचत हो रही थी 5% बढ़ाकर 30% कर दिया जाए, ठीक है। देखिए, अगर आप इसमें देखेंगे तो बचत हो रही थी 15, अगर हम 15% ही बढ़ाएंगे तो ये 30 होगा। हमें मानकर चलना है कि इसको यहाँ पर 15 लिखना चाहिए था। बचत को 15% बढ़ा दिया जाए तो पहले बचत कितनी हो रही थी 15% की, और 15% बढ़ गया बचत, तो अब कितनी बचत होगी 30% की। तो जब आप 30% की वैल्यू निकालेंगे तो 7,20,000 आपका टोटल आय है, तो इसमें से हम 30% निकालना पड़ेगा हमें। अब 1 2 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, ठीक। ये आ जाएगा 2,16,000, ये आ गया आपका 2,16,000, ठीक है। एक सेकेंड, 15,
30%, ठीक है। एक बार इसको कैलकुलेशन फिर से कर लेते हैं। 30% हमें निकालना है 7 लाख, ये क्योंकि टोटल जो इनकम है वो 7,20,000 है ना। तो इसका आप 30% निकालिए। 30% अगर हम निकालेंगे तो बचत की राशि कितनी होगी, 30% हो जाए तो बचत की राशि कितनी होगी। अब ये हो जाएगा, 0 कट गया, 1 2 3, यहाँ पे 3 0 आ गए। 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। 21 में अगर हम 21 में हम कुछ भी नहीं जोड़ेंगे तो ये 2,16,000 आना चाहिए। अगर 30% निकालना है तो 2,16,000 हो गया, ठीक। ये आप ध्यान देंगे। फिर अगला देखिए, खाना और किराया मिलाकर कुल आय का कितना प्रतिशत है। अब खाना और किराया, अगर आप खाना देखेंगे तो जो खाना है वो 30% है, ठीक। और किराया कितना है, किराया है 20%, तो ये हो गया 50%। अगर हम टोटल का देखें तो 50% हमारा सिर्फ खाने और किराए पे खर्च हो रहा है, ठीक है। तो ये आप ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन सिर्फ परसेंटेज में पूछा, अगर ये वैल्यू पूछ लेता तो 50% की वैल्यू कितनी हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया कि किसी का भी 50% निकालना है तो उसका आधा कर दीजिए। अगर 7,20,000 है तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 7 लाख का आधा 3,50,000 और 20,000 का आधा 10,000, तो आपका बन गया 3,60,000। पर वैल्यू नहीं पूछा है, सिर्फ परसेंटेज पूछा है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि मिश्रित खर्च को आधा कर दिया जाए तो बची हुई राशि कितनी होगी। अगर मिश्रित खर्च को आधा कर देंगे तो मिश्रित खर्च कितना हो रहा था, 10%। तो 7,20,000 का 10% हम अगर निकालते तो ये आता 72,000, है ना। 10% अगर इसको कट कर देते 72,000 आता। और इसका भी आधा हो गया मिश्रित, तो अभी कितना हो गया, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 0 0 0, ये आ गया 36,000। तो अब ये कितना हो जाएगा, 36,000। बचत हमारी 36,000 हो गई। फिर यदि शिक्षा और बचत को जोड़ दिया जाए तो कुल राशि कितनी होगी। अब शिक्षा और बचत अगर आप देखेंगे तो शिक्षा ग्रीन से है और बचत ब्लू से है। तो इसको हम देखेंगे शिक्षा और, तो जब शिक्षा और बचत का प्रतिशत देखेंगे आप तो 5 5 के 0, 2 1 3 1 4, ये आपका हो गया 40। 15 5 20 20 20 40, 40% हम शिक्षा और बचत पे खर्च कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 7,20,000 का 40% आपको निकालना पड़ेगा। तो ये आप निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0 0 0, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 2,88,000, 2,88,000, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये आपके डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन हो गए और आज की क्लासेस के जितने भी 50 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर पूछें। और बाकी कुछ भी लेखपाल या कोई भी UPSSC के आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमारी क्लासेस को देखें और अपनी प्रैक्टिस को करें, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है एग्जाम